Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss a very important previous questions of 2023 March. And today I'm going to start part 3. In the previous sessions, we have completed 2 parts. So, first question is, which among the following is the correct sequence of the reflective level of teaching as stated by Handel and Lewis 1987? तो Handel and Lewis ने जो 1987 में रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की जो करेक्ट सीक्वेंस दी थी वो कौन सी है आपकी? प्लानिंग एंड रिफ्लेक्शन, level of action, level of ethical consideration, वो आपको बताना है कौन सी होंगी। तो हमारी कौन सी है? प्लानिंग एंड रिफ्लेक्शन है, लेवल ऑफ एथिकल कंसिडरेशन है, मतलब इन पॉइंट्स में से कौन सा सही पॉइंट होगा। तो अगर हम बात करते हैं हैंडल एंड लुइस की 1987 में लोवर्स की, तो इन्होंने क्या दिया था, जो करेक्ट सीक्वेंस थी रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की, इनका जो देने का जो रीजन था वो ये था कि किस तरह से जब आप टीचिंग करते हैं एज अ टीचर आपका क्या एक्शन होता है, किस तरह से आप चीजों को प्लान करते हैं, फिर अपनी मतलब जो आपने इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज अपने प्लान की, फिर आप उसको कैसे रिफ्लेक्ट करके देखते हैं ताकि उसमें किसी चीज की इफेक्टिवनेस की कोई कमी है, आप उसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। एंड देन इन्होंने बात की थी लेवल ऑफ एथिकल कंसिडरेशन की। लेवल ऑफ एथिकल कंसिडरेशन दैट मीन्स कि आप बच्चों के साथ फेयर रहें, किसी तरह का बायसनेस आप शो ना करें क्लास में। तो देखते हैं फिर हम इनका जो इन्होंने दिए थे अपने लेवल ऑफ एक्शन। तो लेवल ऑफ एक्शन में इन्होंने यही बात कही थी कि किस तरह से टीचर जो अपनी क्लास के अंदर टीचिंग एक्टिविटीज के साथ बच्चों के साथ इंगेज करता है, क्या उसकी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज होती है क्लासरूम के अंदर, किस तरह से वो लेसन को डिलीवर करता है, कैसे अपने स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करता है, किस तरह से पूरे क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है वो एक फ्रूटफुल होता है ताकि एक अच्छी लर्निंग हो सके। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लेवल ऑफ एक्शन का, जो टीचर्स का जो एक प्राइमरी कंसर्न होता है वो यही होता है कि आप अपनी क्लास में किस तरह से पढ़ा रहे हैं। तो बेसिकली ये टीचिंग से ही रिलेटेड होता है कि कैसे आप क्लास में पढ़ा रहे हैं। फिर बात आती है आपकी प्लानिंग एंड रिफ्लेक्शन की। जब हम प्लानिंग एंड रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो प्लानिंग एंड रिफ्लेक्शन में क्या आता है आपके, कि किस तरह से टीचर जब प्लान कर रहा है, ठीक है, प्लान कर रहा है, किस चीज को प्लान कर रहा है कि आज आपको क्लास में पढ़ाना क्या है, जो आपने प्लानिंग की वो प्लानिंग कितनी इफेक्टिवली सही रही क्लास के अंदर, कहीं उसके अंदर किसी चीज की कमी तो नहीं थी, अगर कमी थी तो आप उसे कैसे इंप्रूव करेंगे। तो ये चीज आ जाती है आपकी रिफ्लेक्शन के अंदर कि आपने अपनी टीचिंग को रिफ्लेक्ट करके देखा, जो आपने क्लास में पढ़ाया वो इफेक्टिव था नहीं था, अगर ऐसा तो नहीं कि बच्चों को समझ में नहीं आया, अगर नहीं आया तो आप उसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात की जा रही है यहाँ पे कि आप अपनी टीचिंग की इफेक्टिवनेस को खुद से चेक कर रहे हैं। पहले आप प्लान करेंगे, फिर आप चेक करेंगे, फिर आप उसको रिफ्लेक्ट करके देखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा लेवल ऑफ एथिकल कंसिडरेशन। तो अगर हम लेवल ऑफ एथिकल कंसिडरेशन की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि आप अब बिल्कुल फाइनल स्टेज पे अपने रिफ्लेक्टिव लेवल को आप चेक कर रहे हैं, और आप ये देखते हैं कि आप अपने मोरल और एथिकल जो डायमेंशन है टीचिंग के उसको आप अच्छे से यूज करें। दैट मीन्स आप स्टूडेंट्स को बिल्कुल फेयरली यूज करें, किसी के साथ कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए, डाइवर्सिटी को आपको रिस्पेक्ट देना है। आपके अगर क्लासरूम में मल्टी कल्चरल स्टूडेंट्स हैं तो आपको डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना है, अपनी क्लास का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत पॉजिटिव बनाना है ताकि बच्चों की लर्निंग अच्छी हो। ये सब चीजों की बात कही गई थी। करेक्ट सीक्वेंस जो था आपका लेवल ऑफ एक्शन, प्लानिंग एंड रिफ्लेक्शन एंड लेवल ऑफ एथिकल कंसिडरेशन। तो आई विश का आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ टीचर मेंटेन्स द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। टीचर क्या करता है, मेंटेन करता है स्टूडेंट के वर्क का कलेक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये टर्म हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? रूब्रिक्स के लिए, रिफ्लेक्टिव जर्नल के लिए, पोर्टफोलियोज के लिए, फिर एनेक्डोटल रिकॉर्ड के लिए। हम जानते हैं रूब्रिक्स क्या, हमारा स्कोरिंग टूल है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड जब आप बच्चे के किसी एक इवेंट का रिकॉर्ड रखते हैं, लेकिन यहाँ बात की जा रही है ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। तो ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, वो होता है आपका पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो में क्या करता है टीचर, एक स्टूडेंट का जो पूरा वर्क है, पर्पसफुल कलेक्शन इसे हम कह सकते हैं, इसकी जो एक कंप्लीट डेफिनेशन है, अ पोर्टफोलियो इज अ पर्पसफुल कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क दैट एग्जिबिट्स द स्टूडेंट्स एफर्ट्स, प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट इन वन एंड मोर एरियाज। दैट मीन सिर्फ एक एकेडमिक्स की बात नहीं की जा रही है यहाँ, वन एंड मोर एरियाज के बच्चे के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज का बच्चे को शौक है, बच्चा किस पेंटिंग्स करता है, बच्चा डांसिंग करता है, बच्चे ने क्या अवार्ड्स लिए, क्या सर्टिफिकेट्स लिए, कब कब पार्टिसिपेट किया, उन कंप्लीट चीजों का पूरा रिकॉर्ड होता है एकेडमिक्स के साथ। तो पोर्टफोलियो होता है एक पर्पसफुल कलेक्शन स्टूडेंट के वर्क का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब यू टू पोर्टफोलियो टीचर के लिए क्या आसानी रहती है, या आप अगर आप पीटीएम में अपने बच्चे को, पेरेंट्स को आप बता रहे हैं तो बता सकते हैं बहुत इजीली, आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं कि आपका जो बच्चा है वो इस चीज में बहुत अच्छा है, या आगे इस चीज में इसका करियर बहुत अच्छा ग्रो करेगा। ये सब चीजें एज ए टीचर आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है, बच्चे का असेसमेंट करने में आपको आसानी होती है,
स्टूडेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, और बच्चा खुद को भी सेल्फ रिफ्लेक्ट कर सकता है कि वो किस चीज में पीरियड ऑफ टाइम में उसने कितना इम्प्रूव किया है, कहाँ उसको और इम्प्रूव करने की जरूरत है, और किस चीज में वो बेस्ट दे सकता है अपना। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो, दैट मीन्स द कलेक्शन ऑफ अ स्टूडेंट वर्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट है हमारा, learners will be able to measure the correct volume of a chemical using a measuring flask. Learners will be able to measure the correct volume of a chemical using a measuring flask. That means ये बात लेबोरेटरी की जा रही है कि एक बच्चा जो है मेजर कर सकता है करेक्ट वॉल्यूम, जो भी केमिकल यूज किया जा रहा है मेजरिंग फ्लास्क के अंदर। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये किस कैटेगरी के, कौन सा एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव का, कौन सा ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर ये आता है। एंडरसन कैथवॉल ने जो आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी में जो दिए गए हैं आपके एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, वो आपको बताना है कि किस ऑब्जेक्टिव की बात की जा रही है। फैक्चुअल नॉलेज ऑफ एनालिसिस लेवल, प्रोसीजरल नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन लेवल, कंसेप्चुअल नॉलेज ऑफ एनालिसिस लेवल, या फिर मेटाकॉग्निटिव नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन लेवल। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करते हैं, दैट मीन्स हमें प्रोसीजर नॉलेज की बात की जा रही है। द लर्नर्स विल बी एबल टू मेजर द करेक्ट वॉल्यूम ऑफ अ केमिकल यूजिंग अ मेजरिंग फ्लास्क। की प्रोसीजर नॉलेज की बात की जा रही है, एप्लीकेशन लेवल की बात की जा रही है कि बच्चा अपनी नॉलेज को यूज कर पा रहा है, दैट मीन्स कि वो केमिकल को एनालाइज कर पा रहा है कि कितना वॉल्यूम चाहिए होगा हमें इस फ्लास्क को मेजर करने के लिए। अब हम प्रोसीजर नॉलेज की अगर बात करते हैं, दैट मीन्स देयर इज टू टाइप्स ऑफ नॉलेज, व्हिच इज कॉन्क्रीट नॉलेज एंड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज। कॉन्क्रीट नॉलेज इज हाउ टू डू समथिंग इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन। दैट मीन्स अगर हम एग्जांपल के बेसिस पे देखते हैं, कॉन्क्रीट की बात अगर आप कर रहे हैं, तो दैट मीन्स आप किस तरह से कार को ड्राइव कर रहे हैं, या आपकी कहीं ना कहीं कॉन्क्रीट प्रोसीजर नॉलेज है, जिसे हम कह सकते हैं हैंड टच के बेसिस पे। एब्स्ट्रैक्ट जो इमेजिनरी चीजें होती हैं, दैट मीन्स कि आप कैसे मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट प्रोसीजर नॉलेज है। ड्राइव करना कार को, साइकिल चलाना, बाइसिकल चलाना, दैट मीन्स एंड आप बाइक चला रहे हैं, आप स्कूटी चला रहे हैं, वहां आप क्या करें, कॉन्क्रीट प्रोसीजर नॉलेज यूज कर रहे हैं। लेकिन जब आप ओरली कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, तब आप क्या करें, एब्स्ट्रैक्ट प्रोसीजर नॉलेज को यूज कर रहे हैं। सो दैट मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, प्रोसीजर नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस of career stages and professional standards for the teachers। आपको बताना है इसमें से करेक्ट सीक्वेंस किसकी, करियर स्टेजेस की एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स की फॉर द टीचर्स। इनमें से कौन सा बेस्ट एग्जांपल होगा। अगर हम करियर स्टेजेस की बात करते हैं, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं टीचर्स की, क्या टीचर स्टार्टिंग में एक्सपर्ट बन जाता है, नो, प्रोफिशिएंसी भी नहीं आती। बिगिनर टीचर, बिगिनर होते एक्सपर्ट हो जाता है, तो ये भी गलत हो जाता है आपका। बिगिनर टीचर, फिर प्रोफिशिएंसी आती है, फिर वो एक्सपर्ट होता है, एंड देन वो लीड करता है टीचिंग को। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है, विच इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल being used to create ई पोर्टफोलियोज। अभी हमने पोर्टफोलियोज पढ़ा था प्रीवियस क्वेश्चन में, तो अब यहाँ बात की जा रही है ई पोर्टफोलियोज की। लर्नर्स के ई पोर्टफोलियोज का बनाने के लिए कौन सा टूल है जो क्रिएट करता है ई पोर्टफोलियो लर्नर का, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, वो आपको बताना है। एमएस वर्ड है, फिकारा है, महारा है, या फिर फिदाना है। तो हम ई पोर्टफोलियोज लर्नर्स का बना सकते हैं, जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो है महारा। महारा इज द बेस्ट टूल टू क्रिएट ई पोर्टफोलियोज ऑफ द लर्नर्स। क्यों, क्योंकि फ्री एंड ओपन सॉफ्टवेयर है। ई पोर्टफोलियो सिस्टम का जो अलाउ करता है यूजर्स को कि क्रिएट कर सकें, कलेक्ट कर सकें अपना वर्क को। इट इज अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन दैट कैन बी असेस्ड फ्रॉम एनीवेयर विद एन इंटरनेट कनेक्शन। दैट मींस ये ऑनलाइन आप इजीली इसको कहीं से भी असेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको फिजिकली कहीं प्रेजेंट रहने की जरूरत नहीं है। और जनरली महारत सॉफ्टवेयर टूल जो है वो टीचर स्टूडेंट्स यूज करते हैं, प्रोफेशनल्स यूज करते हैं अपने वर्क को स्टोर करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, और कहीं ना कहीं ये इनको लर्निंग में रिफ्लेक्ट करने के लिए भी बहुत हेल्प करता है। और अगर आप कहीं अप्लाई करते हैं टीचिंग के लिए, जॉब के लिए, एज अ स्टूडेंट आप कहीं हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहां आप अपना सीवी, ये पोर्टफोलियो इजीली भेज सकते हैं। तो दूसरों के साथ भी आपको कनेक्ट करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें से कौन सा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, वो आपको बताना है। फर्स्ट, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, जिसका इंटरफेस बहुत इजी होता है, जो आप बहुत इजीली यूज कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट, आप बहुत इजीली यूज कर सकते हैं अपने अपने कंटेंट को बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, नॉट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है अंजीरा, ब्लैकबोर्ड, कैनवस, स्वयं प्रभा। तो हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, जो हमारा स्वयं प्रभा है, ये क्या, ये डीटीएच चैनल्स हैं जो स्टूडेंट्स को डायरेक्टली होम में प्रोवाइड किए जाते हैं।
ताकि स्टूडेंट्स अपनी एजुकेशन ले सकें, और दूसरा ये कि वो घर बैठ के आराम से टीवी पे देख के पढ़ सकते हैं। तो जो स्वयं प्रभा है वो हमारा ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू लिया हुआ इनिशिएटिव है, जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। बाकी जो आपके तीन हैं, वो तीनों क्या है, हमारे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, विच इज अंजीरा, ब्लैक बोर्ड एंड कैनवस। So the next question is, which of the following is a distinguished characteristic of Web 2 tools? तो आपको पता होना चाहिए हमारी ये वेब जनरेशन है, विच इज वेब 1, वेब 2, वेब 3। तो वेब 1 क्या है, हमारी बिल्कुल स्टैटिक है, ठीक है। जैसे आपने वेबसाइट से आपने कुछ इन्फॉर्मेशन ले ली, इसको आप सेंड नहीं कर सकते, ठीक है। वेब 2 आपका इंटरेक्टिव सोशल मीडिया हो गया। इंटरेक्टिव सोशल मीडिया जो आपका व्हाट्सएप है, जीमेल है, इंस्टाग्राम है। वेब 3 विच इज एआई, जो आजकल चल रहा है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अगर वेब 2 टूल्स की बात करते हो तो स्टैटिक वेब पेज हो गया, तो ये अपने आप ही गलत हो गया, तो वेब 1 हो गया। इंटरनेट थिंग्स जो हो गई, ये भी आपका वेब 1 हो गया। इंटरेक्टिव सोशल मीडिया आपका वेब 2 में आता है। ब्लॉकचेन आपकी वेब 3 में आती है, विच इज एआई। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इंटरेक्टिव सोशल मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो आपको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल एक्टिविटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइनिंग। आपको बताना है इसमें से कौन सी इसेंशियल एक्टिविटी नहीं है इंस्ट्रक्शनल डिजाइनिंग की। विच इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्नर्स टू एनरोल, एनालिसिस ऑफ लर्नर्स नीड्स, डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग मटेरियल, या फिर सबमिट इवैल्यूएशन। अब हम बात करते हैं अगर इसेंशियल एक्टिविटी आपको नहीं है इंस्ट्रक्शनल डिजाइनिंग की, तो जब आप अपनी क्लास में, जब आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो आप एनालाइज करते हैं कि बच्चों को क्लियरली समझ में आया कि नहीं आया। तो दैट मीन्स ये तो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन की एक्टिविटी आती है। लर्निंग मटेरियल आप बच्चों के लिए बनाते हैं, ये भी इंस्ट्रक्शनल डिजाइन की आपकी आती है। इवेलुएट आप जब बच्चों को कर रहे हैं, चाहे आप फॉर्मेटिव कर रहे हैं, चाहे आप सबमिटिव कर रहे हैं, ये ऑलरेडी सब क्लासरूम में इंस्ट्रक्शनल डिजाइनिंग की एक्टिविटीज आती हैं। लेकिन किसी भी लर्नर को आइडेंटिफाई करना कि वो एनरोल होगा नहीं होगा, ये आपकी इंस्ट्रक्शनल डिजाइनिंग की एक्टिविटी में नहीं आता। क्वेश्चन ने नॉट पूछा था, तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। एंड आई विश कि क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो आपकी नेक है, जो आपको सॉरी जो नेक है, जो आपको एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करता है असेसमेंट के लिए, ठीक है। एक्रेडिटेशन मिलते हैं ए प्लस प्लस, ए प्लस, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। किस चीज का एग्जाम्पल रहता है ये? क्वालिटी कंट्रोल का, क्वालिटी मैनेजमेंट का, क्वालिटी एश्योरेंस का, या फिर क्वालिटी इंस्पेक्शन का? ये आपको बताना है, क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर। सो क्या होगा इसका हमारा करेक्ट आंसर? क्वालिटी एश्योरेंस में ही अंदर ये सारी चीजें आपकी आ जाती है। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी को कैसे मैनेज करना है, क्वालिटी में कोई कमी तो नहीं है, उसे आप कैसे इंस्पेक्ट करेंगे, दे ऑल आर अंडर द क्वालिटी एश्योरेंस। कि क्वालिटी एश्योरेंस क्या होती है? एक सिस्टमेटिक अप्रोच होती है कि कैसे आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, आपके जो प्रोसेस है, वो अकॉर्डिंग टू कस्टमर एक्सपेक्टेशंस के मीट कर रहे हैं। दैट मीन्स आपकी आप मॉनिटर करें प्रॉपर्ली परफॉर्मेंस को, जो भी करेक्ट एक्शंस हैं वो आप लें जहां जरूरत है। तो जो नेक की जो मेथोडोलॉजी है, जहाँ वो असेसमेंट करते हैं और एक्रीडिटेशन प्रोवाइड करते हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, वो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, एक सिस्टमेटिक अप्रोच होती है कि किस तरह से हायर एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन किया जा सके। किस तरह से सेल्फ असेसमेंट, एक इंस्टीट्यूशन खुद का अगर सेल्फ असेसमेंट करना चाहे तो उसको किस तरह की चीजों में इन्वॉल्व होना चाहिए, और किस तरह के क्राइटेरियाज बनाने चाहिए, ताकि जो रिकमेंडेशन दी जाए उनसे आप इम्प्रूव कर सके। और जो नेक की जो मेथोडोलॉजी असेसमेंट की, एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करना है हायर एजुकेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है हमारी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। इससे इंस्टीट्यूशंस को क्या हेल्प मिलती है कि वो कहीं ना कहीं जो भी उनकी वीकनेसेस होती है उसको इम्प्रूव करते हैं अपने प्रोग्राम्स में, अपने सर्विसेज में। जिन चीजों की कमी है उसको वो फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, और जो उनकी स्ट्रेंथ है उसको वो मेंटेन करते हैं। तो क्वालिटी एश्योरेंस के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को। दैट मीन्स अगर स्टूडेंट्स की बात हम करते हैं, स्टूडेंट्स को उनके अकॉर्डिंग चीजें अगर मिल जाती हैं, कोर्सेज एक ही यूनिवर्सिटी में, एक ही इंस्टीट्यूशन में मिल जाते हैं, और वो प्रॉपरली अच्छे से कर पाते हैं, मतलब, और उनकी जो प्रॉपरली उनको जो एक सेटिस्फेक्शन है वो उनको मिलता है, कॉस्ट को रिड्यूस करता है कहीं ना कहीं, डिफेक्ट्स एंड एरर्स को रिमूव करता है, इफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, इम्प्रूव करता है रेपुटेशन को। जाहिर है जिस इंस्टीट्यूशन को ए प्लस ग्रेड मिलेगा उसकी रेपुटेशन तो अपने आप इम्प्रूव हो रही है, ठीक है। रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करता है। तो ये सब चीजें आती हैं हमारी क्वालिटी एश्योरेंस में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका हमारा? क्वालिटी एश्योरेंस, विच इज थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक एलिमेंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस सजेस्टेड बाय एच फायोल आर नॉट अ पार्ट ऑफ पॉस्कॉप? आपको बताना है पॉस्कॉप थ्योरी का पार्ट कौन सा नहीं था जो हमें एच फायोल ने दी थी।
कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग एंड कमांडिंग एंड कोऑपरेटिंग। इन ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? देखिए, जो फाइल का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, फाइल का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके अंदर उन्होंने ये चीज बताई थी। अगर हम बात करते हैं फाइल एडमिनिस्ट्रेशन ने किस चीज की बात की थी, इन्होंने प्लानिंग की बात की है, ऑर्गेनाइजिंग की बात की है, स्टाफिंग की बात की है, डायरेक्टिंग की बात की है। लेकिन इन्होंने किसकी बात नहीं की है, विच इज कमांडिंग एंड कोऑपरेटिंग की बात इन्होंने नहीं की है। प्लानिंग की बात की है, ऑर्गेनाइजिंग, ये पोस्ट ऑफ थ्योरी की कंप्लीट फुल फॉर्म हो जाता है आपका। प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कोऑर्डिनेटिंग हो गया, रिपोर्टिंग हो गया, बजटिंग हो गया, ठीक है ना। लेकिन कमांडिंग एंड कोऑपरेटिंग की बात इन्होंने नहीं की है, तो इसलिए यही आपका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेसन, एंड इन द नेक्स्ट लेसन में पार्ट 4 लेके आऊंगी, जिसमें आगे के क्वेश्चन हम करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।